न जाने कितने बच्चे आज स्कूल न जाने के लिए आखिरी बार रोए होंगे और आज अब इस वक्त उनके परिवार के लोग, उनके माँ बाप ये सोच रहे होंगे काश आज हम बच्चे की सुन लेते। आज वो ठंड की वजह से नहीं जाना चाह रहा था, उसका दिल नहीं था तो शायद नहीं जाने देते, तो आज वो हमारे बीच होता। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। इटावा के लोग, इटावा में जो कुछ हुआ इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे देश में हलचल है। पूरे देश में फिर एक चर्चा शुरू हो चुकी है। इलाहाबाद के लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। परीक्षा चल रही थी, मासिक परीक्षा हमारे यहाँ 3 होती है, तो आज सेकंड दिन परीक्षा होने के कारण तो पहले राउंड में वो पेपर नहीं कर पाए होंगे, तो इसलिए उनको दूसरे राउंड में फिर पेपर समाप्ति के बाद हमने भेजा। कोई बसें पाए हो गया, पुरानी बसें, उसकी प्रिंटिंग अभी अप्रैल में हम कराएंगे। मार्च में 31 मार्च को हमारा सेशन समाप्त होगा, उस समय हम कराएंगे, तो अप्रैल से आपको सारी चीजें मिलेंगी। यहाँ पर हमारा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, तो यहाँ पर खुद अपने बच्चों को हम बाइक से छोड़ने आते हैं, जबकि यहाँ पर जो बसें और टेम्पो की जाती है उसमें अधिक बच्चे जाते हैं और ले आते हैं। बिल्कुल हो रही है, मैं देख रहा हूँ, आप भी देखिए जाके रोडों में जब स्कूलों की छुट्टी होती है भूसे की तरीके बच्चे भरे रहते हैं और यहाँ तक जो इसके ड्राइवर होते हैं इतनी उल्टी सीधी तरीके से चलाते हैं, ना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, यातायात नियमों का उल्लंघन किया। बहुत तकलीफ हो रही है और बच्चे बस मासूम होते हैं, बच्चों की जिंदगी से ऐसे खिलवाड़ हम नहीं कर सकते हैं, वरना इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। मैं डीएम से फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि अब इलाहाबाद को सबक लेना है और इलाहाबाद में ये सब घटनाएं रोकने के लिए जिला प्रशासन को आगे आना। तो एटा बस हादसे के बाद नोएडा के स्कूल का भी जायजा लिया हमारे रिपोर्टर शिव त्यागी ने। एटा में हुए दर्दनाक हादसे में जहां कई बच्चों की मौत हो चुकी है, वहीं हम इस समय नोएडा में एक रियलिटी चेक आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की सुविधाएं यहाँ नोएडा के स्कूलों में है। जितनी भी आप यहाँ इस समय वैन देख रहे हैं, ये सब बच्चों को ले आती है। इन वैनों में करीब 10 से 12 बच्चे जो है आ जाते हैं और इन बस वैनों की बात करें तो इन वैनों के आगे और पीछे जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, क्योंकि ऑन स्कूल ड्यूटी लिखना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा इस आगे पीछे वैनों पे नहीं लिखा हुआ है। और जो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि इन लोगों के पास जो है लिस्ट बाकायदा होनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में आता है कि बच्चों के लिस्ट उनको कहाँ छोड़ना है और वो उनके कॉन्टैक्ट नंबर जो है बच्चों के इन सभी ड्राइवर्स के पास होना चाहिए। आपको बता दें कि ये सभी वैन अलग अलग जो है स्कूलों में और तो बच्चों को यहाँ लाती हैं और जो है यहाँ से उनके घर पर छोड़ती है। और जो स्कूल की वैनें हैं उनके ऊपर बाकायदा जो है ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा हुआ होता है, लेकिन आप इन सभी वैनों को देख सकते हैं कि इनमें जो है कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उनको जो है दरकिनार किया जा रहा है। कहीं जो फायर सेफ्टी बॉक्स है वो नहीं है यहाँ पर, और जो फर्स्ट एड बॉक्स की अगर बात करें तो कई ऐसी वैनें हैं जिनमें फर्स्ट एड बॉक्स की जो है कमी इसमें पाई गई है और जो फर्स्ट एड बॉक्स है उनके अंदर दवाइयाँ नहीं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज एटा में हादसा हुआ है, तो यहाँ के नोएडा के स्कूल भी कहीं ना कहीं इस मामले में लापरवाही कर रहे हैं और एक बड़े हादसे का यहाँ के जो परिवहन विभाग है वो इंतजार कर रहा है। हालांकि परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लगातार चेकिंग हो रही है, लेकिन जिस तरीके से लापरवाही और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है, तो परिवहन विभाग भी कहीं ना कहीं इसमें कार्रवाई करते हुए असमर्थ नजर आ रहा है। शिव त्यागी, इंडिया वॉइस, नोएडा। और कुमुद जी हमारे साथ हैं, मारुति जी हमारे साथ हैं, जगदीश गांधी जी हमारे साथ हैं। कुमुद जी, आपने देखा और एक बड़ा सवाल यह है, आपको भी उस बात को लेकर हमेशा चिंता होती होगी कि कई स्कूल जो ट्रेवल एजेंसियां हैं उनको दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट बच्चों को लाने का, अपनी बसें भी नहीं होती और दूसरे भी दे देते हैं, तो एक स्कूल में, एक बस में कई स्कूलों के बच्चे भी चले जाते हैं, कई बार ऐसा भी देखने को मिला है। इन स्थिति में पेरेंट्स क्या कभी बात नहीं करते हैं? पेरेंट्स की चिंताएं क्या होती है? देखिए, पेरेंट्स बात तो करना चाहते हैं, मगर बात करे किससे, सुने किसका। हमने कई बार देखा, जब भी रैश ड्राइविंग चल रही होती थी, हम सपोज अगर ड्राइव कर रहे हैं और सामने वाले स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता ये कौन से स्कूल के बच्चे हैं जी, और ये भी नहीं पता होता हम कॉल किसको करें, किसको बताएं कि ये स्कूल का जो बस चल रहा है ये सही नहीं चल रहा है जी। तो यही मैं जगदीश जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसी गाइडलाइन है क्या, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो 99% जो बसेस चल रही हैं नोएडा में, जो स्कूल 99% स्कूल जो चल रहे हैं नोएडा में सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मतलब जितने भी ट्रैवल एजेंसीज हैं वो चलाती हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं वो प्लीज हमको बताइए। बिल्कुल जगदीश जी, आपने तो आदर्श स्थापित किया है अपनी संस्थाओं के जरिए, आदर्श परिस्थिति होनी क्या चाहिए, आपने तो उसको फॉलो किया है, बहुत से लोग आपको सुनना चाहते हैं। देखिए हम तो
देखिए, कॉन्ट्रैक्टर की बस जहाँ तक वो नहीं हो, स्कूल को अपनी बसें रखनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्टर कोई जिम्मेवारी लेते नहीं है। उनका सिर्फ उद्देश्य होता है धन कमाना। तो कोशिशें होनी चाहिए कि हमारे स्कूल की अपनी बस, हमारी तो अपनी बसें हैं और हर स्कूल को अपनी बसें रखनी चाहिए, पूरी जिम्मेवारी उसकी लेनी चाहिए। टाइम से बच जाए और वो भी फॉग हो तो उसे बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। किसी कीमत पर बस को उस समय नहीं भेजना चाहिए, फॉग हो तो। बिल्कुल। यहाँ पर सर आप अभिभावकों को भी कुछ कहना चाहेंगे? जिम्मेवारी से ठेकेदार काम करते हैं, तो ठेकेदार का उद्देश्य पैसा कमाना है खाली। और इस बीच एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पहले बात करते हैं, फिर मैं जगदीश जी के पास, मारुति जी के पास लौटूंगा। जी, आप अपना नाम बताइए और अपनी चिंता जाहिर कीजिए इस हादसे के बाद। से संजीव भगत बोल रहा हूँ। ये आज की जो दुर्घटना हुई है वो बहुत दुखद है। आपको याद होगा 3-4 साल पहले तमिलनाडु में भी कम से कम 60 से 70 बच्चे जो है स्कूल में जल गए थे। दरअसल यह जो व्यवस्था है पूरी की पूरी जो शिक्षा का बाजारीकरण हो गया उसका एक पहलू है। दरअसल पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था सरकार से जो है प्राइवेट सेक्टर में चली गई है। प्राइवेट सेक्टर सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, वो इस बात का ध्यान नहीं रखता कि बच्चों को कैसी शिक्षा मिले और कैसे मिले और उनकी सुरक्षा कैसे जाहिर हो। दरअसल यह पूरा का पूरा व्यवसायीकरण का सिर्फ एक पहलू है। एक तो प्राइवेट स्कूल उचित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और दूसरा जो है बच्चों की सुरक्षा का ध्यान नहीं कर रहे हैं। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बस कैसी चला रहे हैं, किस तरीके से चला रहे हैं, यह तो एक हल्की सी बात है। यह सबसे बड़ी बात यह कि शिक्षा किस दिशा में जाए और सरकार किस हिसाब से इसको तय करे कि उचित शिक्षा भी हो और इस तरह की तमाम जो गड़बड़ियां हैं वो ना। बिल्कुल। जगदीश जी, आप इनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? शिक्षा का बाजारीकरण इन्होंने एक आरोप लगाया और इनका साफ तौर पर कहना है कि निजी स्कूलों के आने के बाद से सरकार का ध्यान हटा है और निजी स्कूल अपनी जिम्मेदारी से कुछ हटे हैं। आपकी तो बहुत बड़ी और मानी हुई संस्था है, आप उन स्कूल्स को क्या कहेंगे जो अभी उतरे हैं, जो छोटे शहरों में चल रहे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि सभी स्कूलों को एक बारगी से नहीं कह सकते आप कि सब के सब बाजारीकरण पे ही हैं। कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो सेवा का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्कूल बाजारीकरण के लिए हैं, सेवा के लिए भी बहुत सारे स्कूल हैं। और आज से नहीं, वर्षों से, पुराने जमाने से सारी शिक्षा जो थी वो हमारे गुरुकुलों में होती थी। तो ये सब प्राइवेट ही था, गुरुकुल वगैरह जितने होते थे और बहुत सारी प्राइवेट स्कूल्स होती है। तो ऐसा कहना कि सभी बाजारीकरण है वो तो नहीं ठीक है, लेकिन ये कि बच्चों की सुरक्षा हो इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए, बहुत आवश्यक है। और हर स्कूल की अपनी जिम्मेवारी है कि बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान दें। बिल्कुल। और बिल्कुल आप जैसों ने तो इसमें मिसाल बनाई है, आप लोगों ने तो इसमें एक आदर्श स्थापित किया, इसलिए आपकी सलाह यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। सब बाजारीकरण नहीं कर रहे हैं, आप लोगों ने तो बीड़ा उठाया है एक बेहतर समाज तैयार करने का। मारुति जी, जगदीश जी जो कह रहे हैं कि स्कूलों को ही यहाँ समझना पड़ेगा, वो देखिए वो खुद इतनी बड़ी चैन चलाते हैं, वो स्कूलों पर इस इल्जाम को स्वीकार कर रहे हैं। वो ये कभी नहीं कह रहे कि पेरेंट्स इसकी जिम्मेदारी है, उनकी लापरवाही है। तो ये बहुत बड़ी और समझदारी वाली बात है और बहुत ईमानदारी से स्वीकारोक्ति है और एक बड़ा संचालक, कुछ करने वाला व्यक्ति ये करेगा, ये कहेगा। इमरान, देखो, मैं दो बातें हैं जी। जब माँ बाप जाते हैं बच्चे का एडमिशन कराने स्कूल में जी, तो बहुत सेलेक्टिव होते हैं कि उनको किस स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना है जी। उनके हाथों में टिप्स पे होते हैं कि ये 3 स्कूल हैं, यहीं पे ट्राई करेंगे अगर इसमें किसी में एक में बच्चे का एडमिशन हो जाए जी। अच्छा, उसके बाद अब आती है बच्चे के, अब माँ बाप चूंकि दोनों वर्किंग हैं तो बच्चों को छोड़ने तो जा नहीं सकते जी, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। अब घर से स्कूल की दूरी है कम से कम 10 किलोमीटर जी। स्कूल कहता है कि वहां हमारी बस नहीं जाती है। अब मान लीजिए बच्चा, पेरेंट्स रहते हैं गाजियाबाद में और स्कूल है नोएडा में जी, तो स्कूल कहता है गाजियाबाद में हमारी बस नहीं जाएगी, ठीक है। वहां पर हमारी दूसरी, हमने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे बात कर रखी है, उनकी बसेस जाती हैं, आप चाहो तो बच्चों को उससे भेज दो, और भी बच्चे आते हैं, ये कह के स्कूल की तरफ से कहा जाता है। पेरेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पेरेंट्स सबसे पहली गलती करते हैं। पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि अच्छा बच्चे का एडमिशन जहां चाहते थे वहां तो हो गया, अब कोई बात नहीं, इसी स्कूल में इसी बस में बच्चे का ट्रांसपोर्टेशन करा दो, डेली आएगा जाएगा। आप क्यों नहीं उस वक्त सोचते हैं कि जब बच्चे के लिए आपने वही बस सेलेक्ट कर ली, आप उस वक्त क्यों नहीं सोचते हैं? पहला सवाल ये, आप स्कूल से क्यों नहीं कहते हैं कि जब यहाँ से बच्चे इतने आते हैं आपके स्कूल में तो आप क्यों नहीं एक बस वहां लगा देते अपने स्कूल की? आप फीस चार्ज करते हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन फीस चार्ज करते हैं, आप कंस्ट्रक्शन फीस चार्ज करते हैं, आप फला कौन सी फीस चार्ज करते हैं मुझे भी नहीं पता, मैं तो सिर्फ जाके दे आता हूं क्योंकि मजबूरी है। तो
ये बात पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि आप बच्चे को कैसे भेज रहे हैं, किसके हाथों से भेज रहे हैं, किसके हाथों पे भेज रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने, उन्होंने कहा कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, वो उसकी बस चलती है, आप भेज दीजिए। अच्छा, स्कूल साथ में कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होगी, तो कौन जिम्मेदारी लेगा भाई? कौन जिम्मेदारी लेगा? ये बहुत बड़ी बात है। पेरेंट्स को यहाँ जहां विरोध करना चाहिए सबसे पहले स्टेप पे, वहां विरोध नहीं होता। ये पेरेंट्स की पूरी पूरी जिम्मेदारी है कि जब बच्चे को भेज रहे हैं तो ये पता करें कि बच्चे की जो जिस स्कूल में बच्चा जा रहा है उसकी ऑफिशियल बस वहां जाती है कि नहीं जाती है, वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अब वहां से बस जा रही है, ये बस आती है, अब दूसरे बच्चे भी आते हैं, आप बच्चे को बैठा दीजिए, बच्चा आ जाएगा स्कूल। ऐसे नहीं होता है जी। बिल्कुल जगदीश जी, मारुति जी को भी आपने सुना, कहीं ना कहीं आपने तो बहुत ईमानदार स्वीकृति की कि स्कूलों को बहुत बहुत ईमानदार होना होगा इन सब बातों के लिए, स्कूलों की गलती ज्यादा होती है, लेकिन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल है, पेरेंट्स से भी मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा फॉग है तो बच्चों को बिल्कुल नहीं भेजें। स्कूल की बस भी आवे तो उसको लौटा दें कि हम फॉग में नहीं भेजेंगे, और तुरंत स्कूल को रिंग करें कि आपने फॉग में बस क्यों भेजी है। जब फॉग है तो आपने बस क्यों भेजी है। स्कूल से प्रोटेस्ट करना चाहिए इस बात को पेरेंट्स को, और फॉग में अपने बच्चों को कभी नहीं भेजना चाहिए किसी को भी जी। फॉग है तो कभी भी हादसा हो सकता है। बिल्कुल प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन एक अभिभावक हमारे साथ हैं कुमुद जी, जगदीश जी भी सलाह देते हैं कि प्रोटेस्ट करना चाहिए। कितने अभिभावक हैं जो कि सख्ती से प्रोटेस्ट करते हैं? कई बार उनको भी झुकना पड़ता है, या तो स्कूल दबाने की कोशिश करते हैं, या कुछ ऐसे अभिभावक हैं जो सख्ती से अपनी बात रखते हैं? नहीं, बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को मानते हैं। उसका रीजन क्या है? क्यों डरते हैं? पैसा दे रहे हैं, अपना बच्चा भेज रहे हैं, तो डर क्या? नहीं, बहुत कम ऐसे अभिभावक हैं जो मुझे देखने को मिले जो ये कहते हैं कि नहीं आज फॉग है तो आज मैं बच्चों को नहीं भेजूंगी। जब भी बच्चे जाते हैं स्कूल सुबह सुबह, अगर आप देखें तो 99% बच्चे आपको मिलेंगे लाइन लगाए हुए कि वो बस पे चढ़ रहे होते हैं, चाहे वो फॉग हो, बस आ गई, स्कूल जाना है, चाहे कितने भी छोटे बच्चे हों, कितने भी बड़े बच्चे हों, स्कूल जाना ही जाना है। हो सकता है ये सख्ती है, शायद स्कूल वालों की सख्ती है कि बच्चे खुद ब खुद डर के कहते हैं कि मम्मा आज स्कूल जाना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें होमवर्क करने को नहीं मिलेगा, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, मैम गुस्सा करेंगी। तो बच्चों के अंदर भी रहता है कि नहीं मुझे स्कूल जाना है, और पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि नहीं स्कूल जाना है, बस आई है और छुट्टी नहीं कर सकते, टेंशन रहती है। इमरान, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कम बच्चे हैं, आपका भी बच्चा होगा, मेरा भी बच्चा है, डेली जब वो शाम को या दोपहर को स्कूल से लौटता है तो हम उसकी डायरी चेक करते हैं कि होमवर्क क्या मिला है। आज तक ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिला जब किसी टीचर ने या किसी स्कूल ने ये डायरी में लिख के दिया हो कि कल अगर फॉग हो, क्योंकि फॉगी सीजन चल रहा है, कल अगर फॉग हो तो बच्चे को स्कूल मत भेजना। आज तक ये प्रेसिडेंट सेट नहीं हुआ है देश के एजुकेशन सिस्टम में कि ये प्रायर एक स्टेप लिए जाए, प्रिकॉशनरी स्टेप लिए जाए कि कल कोई ऐसी बात हो तो बच्चों को स्कूल मत भेजिएगा, फॉग हो तो बस में मत भेजिएगा, नहीं तो और या फिर स्कूल मत ही भेजिएगा, हम बस नहीं भेजेंगे अपनी। इतना फॉग होगा तो कैसे करेंगे? बिल्कुल। तो ये बात मैं तो कह रहा हूँ, ये इनिशिएटिव स्कूल लेना चाहिए, डायरी में लिख के भेजे। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, 4-4 साल के बच्चे जाते हैं, 5-5 साल के बच्चे जाते हैं, उनकी डायरी में लिखें कि भैया कल अगर फॉग रहेगा तो अपने बच्चों को स्कूल मत भेजिएगा, हम बस नहीं भेजेंगे। जी जगदीश जी, इस तरह के मामलों में कुछ स्कूल आप लोगों ने तो एक आदर्श बनाया है, कुछ स्कूल क्या इतने संवेदनशील नहीं होते हैं, या वो इस तरह की बातों को नजरअंदाज करते हैं? ये भी इस तरह के घटनाओं की एक बड़ी वजह है। मैं समझता हूं कि स्कूलों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है बच्चों की सुरक्षा। जी, पढ़ाई आप तभी कर सकते हैं जब बच्चों की सुरक्षा का इंतजाम करेंगे। तो सुरक्षा के लिए जितने भी प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं वो पूरे लेने चाहिए। ये पहली जिम्मेवारी स्कूल की है जी। हर तरह की सुरक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए, तभी आप बच्चों की पढ़ाई कर सकते हैं जी। लेकिन अफसोस इस बात का कि कुछ स्कूलों ने, या छोटे शहरों के जो स्कूल हैं, उन्होंने इस बात को लगता है सेकेंडरी रख दिया है, तीसरे नंबर पे भी हो सकता है रख दिया हो, वो मायने उनके लिए नहीं रखती, ऐसा दिखता है। ये गलत है जी, नहीं होना चाहिए सर जी। इमरान जी, मेरा जगदीश जी से एक सवाल है। जी जी सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं ऐसी कौन सी 4-5 चीजें होनी चाहिए स्कूलों में जिससे बच्चों की जिंदगी, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके? बिल्कुल, आप मुझे 4-5 स्टेप सर बता दीजिए। आपने इस एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत काम किया है, तो ऐसे 4-5
क्या स्टेप्स होने चाहिए जिससे हर बच्चे की लाइफ सिक्योर हो, वो स्कूल आए जाए तो सुरक्षित महसूस करें खुद को, उनका पेरेंट्स सेटिस्फाइड हो कि हाँ बच्चा स्कूल चला गया है, मैं सेटिस्फाइड हूं, वो आएगा, फिर हम लोग जैसे रूटीन लाइफ चलती है वैसे चलेगी। देखिए नॉर्मल तरीके से तो बच्चे आते हैं और जाते हैं जी, लेकिन यदि फॉग है और बहुत ज्यादा फॉग है तो ऐसे में बच्चों को न तो स्कूल को भेजना चाहिए बस को, और न पेरेंट्स को भेजना चाहिए जी। ये बहुत ही अंडरस्टैंडिंग की बात है कि फॉग है तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, और फॉग में आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं, रोज अखबारों में निकलता है, टेलीविजन पर आता है कि फॉग था और फॉग में 2 बसें लड़ गई, ये लड़ गया, ये हो गया। तो ये रोजाना की घटना है, ये कॉमन सेंस की बात है कि यदि फॉग है तो बच्चों को न भेजें। बाकी नॉर्मल वे में बच्चे आते हैं, नॉर्मल वे में बच्चे जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे तो अपनी सुविधा से आते हैं, अपने ट्रांसपोर्ट से आते हैं, या उनके माँ बाप छोड़ने आते हैं ज्यादातर बच्चों को और लेने आते हैं। तो सुरक्षा तो हर तरफ से होनी चाहिए, पेरेंट्स की ओर से भी और स्कूल की ओर से भी, सभी की जिम्मेवारी है बच्चों की सुरक्षा। सर आपने तो विदेशों का भी भ्रमण किया है, वहां की स्कूलिंग भी देखी है, तौर तरीकों को देखा है, हमारे यहाँ और वहां में फर्क है, खासतौर से पेरेंट्स की चिंताओं में सुरक्षा को लेकर के जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपने महसूस किया है इस चीज को? देखिए विदेशों में बहुत सुरक्षा से बच्चे जाते हैं, और मैंने देखा कि यदि बस स्कूल के बच्चों की आ रही है तो सारे एक आदमी सारे ट्रैफिक को रोक देगा, बच्चों को पहले पास कराएगा जी। बच्चों के लिए इतनी सुविधाएं हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। हमारे यहाँ वो सुविधाएं भी होनी चाहिए। यदि बच्चे निकल रहे हैं सड़क पे तो सारा ट्रैफिक रुक जाएगा जब तक कि बच्चे न पास हो जाए। इतना ज्यादा देखभाल उसकी होती है, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। इमरान हमारे यहाँ तो ये होता है कि ट्रैफिक में बस फंस गई है बच्चों की तो 2-2, 2-2, 2.5 घंटे फंसी रहती है, और बच्चे उसी में सो जाते हैं। जो घर पहुंचने का समय 3 बजे या 4 बजे शाम को होता है, मालूम पड़ा उससे 1-2 घंटे लेट पहुंचे बच्चे। बहुत सिस्टम, आप नोएडा गाजियाबाद का हाल देख लीजिए, ट्रैफिक का क्या हाल है, बच्चों की बसें कहाँ खड़ी रहती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप 2 बजे जब स्कूल की छुट्टी होती है, आप देखिए लाइन से बसें लगी रहती है स्कूल की, हैवी ट्रैफिक जैम लगा रहता है, बसें तो रहती है, साथ में टेम्पो, ऑटो, रिक्शा सारा होता है, बच्चे बसों में ही सो रहे होते हैं, अगर लंच बच जाता है तो उसी में खा लेते हैं बेचारे। बिल्कुल, ये हालत आप जो तो बसों की बात कर रहे हैं सर, जो बच्चे ऑटो में भी जाते हैं, कुछ ऑटो भी ले जाते हैं, वो तो ऐसे भरकर ले जाते हैं इन हालात में भी कि उसको तो बयां करना मुश्किल है, वो देखा नहीं जाता। और आप देखिए कि उन्हीं चौक चौराहों पे ट्रैफिक पुलिस, तमाम जिम्मेदार अथॉरिटीज के लोग खड़े रहते हैं और कार्रवाई कुछ नहीं होती है, सिर्फ देखा जाता है और देख के इग्नोर कर दिया जाता है। यहाँ तो सबसे बड़ी बात घूम फिर के मारुति जी वही आ रही, जगदीश जी वही आ रही कि यहाँ स्कूल और पेरेंट्स का समन्वय तो ठीक है, समझ में आता है, उसको बना भी लिया जाएगा, लेकिन जो अथॉरिटी है, जो प्रशासन है, वो आंख मूंदा रहेगा। वो क्यों आंख मूंदा रहता है या क्यों दबा रहता है? उसकी वजह मारुति जी आपको कुछ समझ में आती है? उसकी कई वजह हो सकती है। देखिए कई वजह है, स्कूल की बसों के पास पार्किंग के एरिया नहीं है, बसें कहीं खड़ी हो जाती हैं, उसके लिए स्कूल दबाव में रहता है अथॉरिटीज के। अब उसके उनके बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग मैं नहीं जानता जी, ठीक है ना, उसके बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है, इग्नोर कर दी जाती है चीजें, कई सारी चीजें हैं उसमें। तो देखिए मैं इमरान, देखिए ये सब बातें तो ऐसी हैं कि जो आप किसी के ऊपर जिम्मेदारी कह रहे हैं कि अथॉरिटीज की क्या जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदार जो भी लोग हैं, प्रशासन की क्या जिम्मेदारी, स्कूल की क्या जिम्मेदारी। देखिए अगर मेरे नजरिए से आप देखेंगे तो सबसे पहली जिम्मेदारी माँ बाप की बनती है। जब बच्चा स्कूल से आया तो क्या कभी उन्होंने बच्चे से पूछा कि बेटा आज जब आप स्कूल से बस में आए तो क्या आपने कैसा महसूस हुआ, आपने क्या, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई बेटा, अंकल कैसी गाड़ी चला रहे थे, क्या गाड़ी बहुत तेज चल रही थी? बच्चों को कम से कम इतना तो आप अवेयर करें कि डेली उससे पूछें तो उस ड्राइवर के बारे में, वो जो कंडक्टर साथ में बैठा है बस में उसके बारे में, तो बच्चे के मन में ये घर कर जाएगा कि हाँ मम्मी पापा डेली ये पूछते हैं तो उनको बताना तो पड़ेगा सच क्या है। तो उससे क्या होगा, कम से कम आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी बस के बारे में जिसमें बच्चा बैठ के आ रहा है। बहुत प्यार करने वाले पेरेंट्स भी अपने बच्चों से इतना ज्यादा नहीं पूछते, ये गलती है उनकी। नहीं, होता क्या है कि बच्चा स्कूल से आया, उसको खाना खिला दो, थोड़ी देर सुला दो, खेलने चला जाए बाद में पार्क में, फिर होमवर्क करा दो, बच्चा अगले दिन फिर तैयार स्कूल जाने के लिए। कम से कम बच्चे के साथ इतना समय दीजिए कि आप उसको आधा घंटा उसके साथ बैठे, उससे बात करें, क्या स्कूल में हुआ, क्या बस में हुआ। तो बच्चा आपको डेली वो भी तो एक होमवर्क ही है ना, जो स्कूल नहीं देता है। कुमुद जी ऐसा नहीं होता है?
नहीं, ऐसा तो आज तक मतलब मैंने तो ऐसा नहीं पूछा किसी कभी। छोटे बच्चे को क्या पता है कि वो गाड़ी तेज चल रही है कि गाड़ी स्लो चल रही है, गाड़ी का किस लेन में चल रही है, रॉन्ग चल रही है, राइट चल रही है। छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता होता है, ठीक है। लेकिन मैं बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों से जानने के। नहीं कुछ जी, मैं आपको बताता हूँ, मेरा बेटा पढ़ता है LKG में। वो शाम को जब भी दोपहर में स्कूल से घर आता है तो ये हमारा रूटीन है दोनों हस्बैंड वाइफ का, तो उससे पूछते जरूर हैं कि बेटा स्कूल में क्या किया आज। अच्छा, जब आप बस में बैठ कर आए तो बेटा ड्राइवर अंकल कैसे गाड़ी चलाते हैं, वो जो कंडक्टर आपके साथ जाते हैं, जो कंडक्टर जो अंकल दरवाजा खोलते हैं बस का, वो बेटा अच्छी तरह बिहेव करते हैं आपसे। हाँ, तो बताता है, तो उससे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर कभी ऐसा वाक्य हो जाता है, बच्चा बताता नहीं पापा उन्होंने मुझे डांटा था, आप विश्वास कीजिए कुमुद जी, नेक्स्ट डे मैं फोन करके स्कूल में बात करता हूँ। अगर जरूरत पड़ती है तो पर्सनली स्कूल जाता हूँ कि उस कंडक्टर ने बच्चे को क्यों डांटा। देखिए, इससे क्या होता है कि बच्चा आपको अपनी सारी बात बताएगा तो ये आदत विकसित करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं जागरूकता हर स्तर पर आनी पड़ेगी, तब मामला जम पाएगा। जो कुछ ये हो रहा है इस तरह की चीजें जी बोलिए। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी जगदीश जी से जी, कि सपोज अगर मैं किसी स्कूल से ही तंग आ चुकी हूँ, उनके बिहेवियर से तंग आ चुकी हूँ, उनके बस से तंग आ चुकी हूँ, तो मैं उनकी शिकायत में कहाँ पे करूँ? जगदीश जी। देखिए, मैं समझता हूं कि आप स्कूल के प्रशासन से शिकायत कीजिए, जो भी बड़ा हो। जैसे स्कूल का मैनेजर है, यदि प्रिंसिपल नहीं सुनते तो मैनेजर को बताइए। तो देखिए, हर जगह यदि टीचर इंचार्ज से कहिए, टीचर इंचार्ज नहीं सुनता तो वाइस प्रिंसिपल से, वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल नहीं सुनता तो मैनेजर से। क्योंकि हर लेवल पर कहीं न कहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन कोई न कोई जिम्मेवारी है। तो बड़े से बड़े जिम्मेवार व्यक्ति कीजिए। जैसे हमारे यहाँ हर पेरेंट के पास नंबर है हमारा पर्सनल, मेरा हर हमारी बुलेटिन पर छपा हुआ है हमारा नंबर। कोई भी हमसे डायरेक्टली बात कर सकता है। हम लोग लिखा हुआ है कि एनी पेरेंट कैन गिव मी ए कॉल डायरेक्टली। तो ये इंतजाम होने चाहिए, ये इंतजाम होने चाहिए, ये बड़ी बातें कर सकता है, टेलीफोन कर सकता है, बिल्कुल हमसे मोबाइल पे बात कर सकता है। बिल्कुल, ये बहुत आपने अहम बात कही और आप तो स्कूल संचालन के मामले में एक मिसाल हैं, आदर्श हैं। तो कहीं ना कहीं बाकी स्कूलों को भी इस पर सोचना चाहिए। ये सबके प्रयास से हो सकता है, तब हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे, इन तस्वीरों को कभी ना देख पाएंगे। बहुत शुक्रिया जगदीश गांधी जी, आपने वक्त दिया हमें। मारुति जी, आपका भी धन्यवाद। और कुमुद जी, आप आई, आपका भी धन्यवाद। आपकी चिंताओं का बहुत हद तक समाधान मिला होगा और इस समाधान को हमें न केवल बातों तक सीमित रखना है, बल्कि इसे कार्य रूप में परिणित भी करना है। कहीं ना कहीं अपने बच्चों में स्कूल जाने तक को लेकर के एक ऐसा व्यवस्था बनानी ताकि वो इन चीजों को कभी फेस ना कर पाएं और सब कुछ स्मूथ तरीके से चल सके। प्रशासनिक महकमे को भी यहां फिर से जागरूक होना होगा और इस तरह के हालात से, इस तरह के हादसों से सबक लेना होगा। आप सभी का धन्यवाद। और एक बार फिर हम अफसोस करते हैं, दुख जताते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन बच्चों के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं है। ईश्वर करे अब कभी ऐसा ना हो।